हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू मस्ट बी वेल एंड गुड और सब बढ़िया होंगे, खुश होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे लाइफ में। और देखिए, लास्ट सेशन मैंने लिया था स्टॉक्स थ्योरम पे बेस्ड, और स्टॉक्स थ्योरम पे बेस्ड हमारी एप्लीकेशन चल रही थी, जिसमें मुझे ऑफलाइन मोड में एक बच्चे का क्वेश्चन आया कि हाँ भाई सर, क्या हम किसी भी सरफेस का प्रोजेक्शन किसी पर्टिकुलर प्लेन में ले सकते हैं। बिल्कुल ले सकते हैं यार, मैंने प्रोजेक्शन की हेल्प से ही तो करवाया था आपको क्वेश्चन। लेकिन ऐसा कोई कंपलसरी कंडीशन नहीं है कि जैसा आपकी बुक में रिटर्न है आप एग्जैक्टली वैसा ही करो, ठीक है ना। आप प्रोजेक्शन चाहे आप एक्स वाई प्लेन में ले लो, ठीक है ना, क्योंकि एक्स वाई प्लेन में हम के वेक्टर के अलॉन्ग चलते हैं, या फिर वाई जेड प्लेन में ले लो जहां पर हम वाई जेड कह दिया तो मतलब आई कैप के अलॉन्ग चल रहे हैं, या आई मीन टू से दैट एक्स एक्सिस के अलॉन्ग चल रहे हैं, या फिर जेड एक्स प्लेन में ले लें। तो हम प्रोजेक्शन की उससे भी कर सकते हैं, या फिर जो मैं आपको बताया था कि भाई एरिया, हाँ सेकंड वन थिंग को क्या था, बोले सर एरिया वैसे तो वेक्टर एलिमेंट है। अरे यार, एरिया वेक्टर एलिमेंट है, एरिया एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन हाँ उसकी डायरेक्शन है, ठीक है ना। एरिया भाई यार, ए वेक्टर को मैं ए डॉट ए कैप ही तो लिखूंगा, ठीक है। तो ए तो क्या है, उसका मैग्नीट्यूड है, तो मैं उस एरिया की बात करता हूं। मैंने क्या कहा था उसमें कि साथ में डायरेक्शन उसकी ग्रेडियंट फाई के अलॉन्ग होती है, ठीक है। तो ग्रेडियंट फाई स्केलर फील्ड होता है, उसके जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो ग्रेडियंट फाई जाता है वही एरिया की डायरेक्शन भी होती है। और ये चीज तो मैं स्टार्टिंग से बोलता हुआ आ रहा हूं कि एरिया मेरी एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन, लेकिन एरिया तो नीचे हमारा जो मैग्नीट्यूड रहेगा वो तो स्केलर ही है ना, ठीक है ना, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी कहने का मतलब होता है मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, एंड मैग्नीट्यूड इज स्केलर क्वांटिटी। इज दैट क्लियर? यही तो डिफरेंस है बेसिकली स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी में। अच्छा, तो उसमें जो क्वेश्चन उसने मुझे राइज किया था, बोले सर क्या हम जो आप कल बोल रहे थे कि हम ग्रेडियंट की हेल्प से या फिर हम स्केलर फील्ड मान के इसको सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने देखो कल जिस तरह का एक क्वेश्चन लिया था सेम वैसा ही क्वेश्चन, और लेकिन चाहे तो हम उस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। ये मैंने सेम वैसा ही क्वेश्चन लिया हुआ है, इसको हम दोनों तरीके से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। और यहां पर और मैंने क्वेश्चन डिफरेंट थोड़ा सा इसलिए ले लिया ताकि हमारा एक क्वेश्चन और कंप्लीट हो जाए, ठीक है ना, ताकि अदरवाइज आई वाज गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट थ्योरम, बट ड्यू टू द क्वेश्चन ऑफ दैट पर्सन, तो उस स्टूडेंट की वजह से हम उस क्वेश्चन को दूसरे तरीके वे में भी सॉल्व करेंगे। लेकिन मैं आपको दोनों तरीके से सॉल्व करना चाह रहा हूं ताकि वट एवर यू वांट, आइदर आप प्रोजेक्शन के थ्रू उसको कैलकुलेट करना चाहें या फिर ग्रेडियंट फाइव का फंक्शन लेके फिर एन कैप उसका यूनिट वेक्टर निकालें, उस तरह से लेके भी आप दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। हम दोनों तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए पढ़िए एक बार क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन इज सेइंग दैट वेरीफाई स्टोक्स थ्योरम। इज दैट क्लियर? स्टोक्स थ्योरम हमें वेरीफाई करनी है किसके लिए, इस वेक्टर फील्ड के लिए जहां पर एस कौन सा सरफेस है ऑफ द स्फीयर अबव द एक्स वाई प्लेन। और कल आई थिंक सो सेम क्वेश्चन था, क्लियर। तो बाय स्टोक्स थ्योरम हमें ये तो पता ही है, बाय स्टोक्स थ्योरम। भैया आपने क्या रीड किया है? स्टोक्स थ्योरम मुझे क्या कहती है, दैट द सरफेस इंटीग्रल ऑफ कर्व ऑफ द वेक्टर फील्ड इज इक्वल्स टू द क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल, ठीक है। यहां पर आप चाहे तो एल लिख लें, एफ डॉट डी आर, और एफ कहने का मतलब है दैट आई मीन टू से दैट हम उस वेक्टर फील्ड की बात कर रहे हैं, हम इसे एस कह दे रहे हैं। अच्छा, यहां पर देखो जब मैं इसको दो तरीके से कराऊंगा ना, तो एक साइड तो मैं डायरेक्टली निकाल दे रहा हूं, और यही साइड भाई, क्योंकि हम जब लाइन इंटीग्रल की बात करेंगे तो लाइन कहने का मतलब तो कल मैंने आपको शायद बाउल से समझाया था, जो है जैसे ये भी वैसा ही सरफेस है, देखो ये बाउल ही समझ लो यार इस चीज को, लेकिन ये थोड़ा सा सिलेंड्रिकल शेप में है, लेकिन आप बाउल मान लो। यहां पर भी तो इसका सरफेस ओपन ही दिख रहा है, बस इसकी पेरिफेरी है, पेरिफेरी इसकी क्लोज्ड है। तो क्लोज्ड पेरिफेरी की हम बात करें तो राइट हैंड साइड तो हमारी वही रहेगी, बस लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना, जिसको मैंने प्रोजेक्शन की हेल्प से सॉल्व किया था, उसको हम दो तरीके से सॉल्व करेंगे, विद द हेल्प ऑफ प्रोजेक्शन, एंड सेकेंड बाय हम जब फील्ड को स्केलर क्वांटिटी कंसीडर करके चले, मतलब मैं पूरे स्फीयर, ये जो स्फीयर की इक्वेशन है ये मैं लेके आया यार, एक स्केलर वैल्यू का एक फंक्शन है, ठीक है ना, दैट इज अ फंक्शन। लेकिन अगर मुझे इसकी डायरेक्शन निकालनी है तो फिर डायरेक्शन तो भाई हमें ग्रेडियंट फाई ही कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो उस तरीके से भी हम उसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये बात देख लीजिए पहले से। तो यहां पर पहले तो जो मुझे स्फीयर दिया हुआ है, देयर इक्वेशन ऑफ स्फीयर, जो हमें स्फीयर की इक्वेशन दी है, ये दी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 1 स्क्वायर। ये कौन सा स्फीयर होता है? इज अ स्फीयर with center at 000 000
एंड रेडियाई 1। क्लियर। और हमको किसके ऊपर बोला, उसने एक्स वाई प्लेन के अपर सरफेस की मैं बात कर रहा। तो एक्स वाई प्लेन के अपर सरफेस को हम आसानी से या इजीली उस चीज को कंसीडर कर सकते हैं। तो एक्स वाई प्लेन कुछ भी मान लीजिए, हम केवल अपर सरफेस को कंसीडर करके चलेंगे। तो मैं ये मान ले रहा हूं स्फीयर तो पूरा होगा, ठीक है ना, इस तरह से स्फीयर पूरा आएगा मेरा इस तरह से, लेकिन हम केवल अपर सरफेस की बात करेंगे अभी। दैट इज अवर स्फीयर। ये मान लीजिए एक्स डायमेंशन है, ये आ गई हमारी जेड एक्सिस, और ये आ गई हमारी वाई डायमेंशन, ठीक है। ये हमारी वाई एक्सिस है, ये 0, और यहां पर इसकी इक्वेशन ये क्या रहेगी 100, ये भी 0 1 0 ही होगा, ठीक है ना, क्योंकि अगर हम स्फीयर की बात करें तो स्फीयर को अगर आप ऐसे कट कर दें तो स्फीयर का जो बॉटम एरिया आएगा जो उसकी पेरिफेरी कंटेन कर रहा था, भाई जैसे मैंने इसकी बात कही थी, कल मैंने बाउल लिया था, ठीक है ना, अभी मैं बाउल लेके नहीं आया, तो आप इसी से समझ लीजिए कि अगर मेरा ये स्फीयर होता तो स्फीयर का अगर आप उसको स्फीयर को सेंटर से इस तरह से कट करते तो मेरी ये पेरिफेरी क्या बनती है, इट विल बी अ सर्कल ऑन एक्स वाई प्लेन। ये एक्स वाई प्लेन पर एक सर्कल ही तो होता, ठीक है ना, जिसका इसको मैंने एक्स एक्सिस कंसीडर किया हुआ है और ये वाई एक्सिस कंसीडर की हुई है। तो कैसा सर्कल है जिसका सेंटर तो 00 रेडियाई 1 है। ये आ गई मेरी कहां की लो जेड एक्सिस की लो। इज दैट क्लियर। और हम यहाँ पर ट्रेसिंग एंटी क्लॉकवाइज करके चल रहे हैं ताकि हम आउटवर्ड किसमें मान के चलें कि हमारा आउटवर्ड ही जा रहा है, मतलब ट्रेसिंग अगर हम इस तरह से मान लें एंटी क्लॉकवाइज तो हमारा जो प्रोजेक्शन जाएगा वो के अलाउंग चला जाएगा, ठीक है। अब जो राइट हैंड साइड है हियर, राइट हैंड साइड मेरे को क्या दी गई है, राइट हैंड साइड इज सिंपली क्लोज सी एफ डॉट डी आर, और यहां पर सी क्या है, वेयर सी इज पेरिफेरी ऑफ द सरफेस। ये आपके सरफेस की क्या है, पेरिफेरी है, विच इज बाउंडेड, जो कि बाउंडेड है, विच इज बाउंडेड एंड विच इज अ सर्कल, विच इज अ बाउंडेड सर्कल, बाउंडेड सर्कल इन एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन में है, अगर ये एक्स वाई प्लेन में, इसका मतलब डेफिनेटली जेड तो 0 हो गया इसके लिए, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया ना कि भाई अगर मैं सर्कल को इस तरह से कट कर रहा हूं, ये मेरी एक्स एक्सिस थी, ये वाई एक्सिस थी, जेड एक्सिस तो ऊपर को जा रही है, तो आधा सर्कल से जो सॉरी हेमीस्फीयर तो मेरा इस तरह से बना, तो हम सेमी सर्कल की बात करें तो ये सर्कल तो मेरा केवल एक्स और वाई प्लेन में एग्जिस्ट कर रहा है, एक्स वाई प्लेन में एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब जेड की वैल्यू 0 है। तो उस सर्कल की इक्वेशन क्या बन गई आपके लिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। तो एक बार पहले तो एट और डी आर की वैल्यू निकाल दीजिए। अच्छा, अब ये 2 डायमेंशनल स्पेस आ गया, भाई ये तो मेरा 2 डायमेंशन में एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है ना। तो बट हियर एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, और इसको मल्टीपल टाइम आप सॉल्व कर चुके हैं। एफ वेक्टर क्या है, वाई आई प्लस जेड जे प्लस एक्स के इन डॉट प्रोडक्ट विद आर वेक्टर आपको पता है ना, dxi dyj एंड dz के, और ये वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, y dx प्लस z dy प्लस x dz। बट फॉर पेरिफेरी सी जेड की वैल्यू कितनी थी, 0, तो जेड की वैल्यू अगर 0 है तो dz भी 0 है भाई, जेड ही अगर मेरा 0 हो जाएगा तो dz भी 0 हो जाएगा, इसका मतलब ये वैल्यू केवल कितनी रहेगी, इट इज रिमेन y dx, मतलब f डॉट dr की वैल्यू मेरे क्या आ गई y dx। और जब मैं इसका सेकंड पार्ट, मतलब इसको सेकंड वे में हम सॉल्व कराएंगे तो हम केवल क्या नाम है उधर से लेफ्ट हैंड साइड को ही सॉल्व करेंगे, बाकी राइट हैंड साइड तो रिमेन सेम ही रहेगी, ठीक है। अब ये जो सर्कल है मेरा, मैंने कल ही आपको बताया था ये सर्कल है, सर्कल की आप पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या ले सकते हो, क्योंकि ज्यादा बेटर तो वही है कि हम पैरामेट्रिक फॉर्म में सॉल्व किसे कर लें। तो सिंस फॉर सर्कल x square plus y square equals to 1, x can be taken as cos t, y can be taken as sin t, और अगर मान लीजिए यही इक्वेशन x square plus y square equals to a square होती, ठीक है ना, या फिर कोई और रेडियस होती r होती, तो हम यहाँ पर क्या ले लेते हैं r cos t plus y बराबर r sin t। इट इज अ सिंपल वे टू कंसीडर,
ठीक है ना। और उसको मल्टीपल वे में, यार ऐसा नहीं है कि यार मैं जिस पर्टिकुलर मेथड से करा रहा हूँ अगर आपको समझ में आ रहा है तो बहुत बेस्ट है, नहीं तो उसके नंबर ऑफ वेज हैं। ऐसा नहीं कि मैं 2 मेथड से करा रहा हूँ, 2 ही मेथड है उसको सॉल्व करेंगे, नो, नॉट एट ऑल डियर, देयर आर numerous number of methods to solve a particular single question, ठीक है। लेकिन हाँ ये कि अगर आपको कहीं पे कंफ्यूजन है देन डेफिनेटली आस्क। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि हाँ भाई अगर क्वेश्चन अराइज किया गया तो हम उसको दोनों तरीके से सॉल्व करेंगे यार, अब जिसमें आपको मजा आता है उसी तरीके से करिए। तो x बराबर cos t एंड y इक्वल्स टू sin t, तो उसका फिर हम फर्दर ऊपर की तरफ चल रहे हैं, एक बार इसको कॉपी कर लीजिए। तो राइट हैंड साइड हमने ऑब्टेन कर ली थी, और ये जो मैंने ऊपर लिखा ना इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा। कंफ्यूज इसलिए नहीं क्योंकि मैंने आपको बता चुका हूं यार मेरा बोर्ड थोड़ा सा छोटा है तो मुझे बार बार अदरवाइज बुक से देखना पड़ता है, तो उससे बेटर है कि मैंने ऊपर ही इफेक्ट लिख दिया, और किस स्फीयर की हम बात कर रहे हैं उस स्फीयर को भी हमने ऊपर लिख दिया। तो राइट हैंड साइड जो हमें ऑब्टेन हुई थी दैट इज क्लोज काउंटर सी। क्लोज काउंटर सी कहने का मतलब ये मेरा जो सर्कल है दैट इज अ क्लोज काउंटर, एक बंद कर्व, ठीक है ना, पूरा काउंटर क्लोज है, और हमारे पास f डॉट dr की वैल्यू आई थी इट इज y dx। अच्छा सी यहां पर क्या था, एक सर्कल था इन xy प्लेन, ये xy प्लेन में एक सर्कल था, और मैंने आपको इससे पहले अभी बताया था कि इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन आप क्या ले सकते हैं, x इक्वल्स टू cos t एंड y इक्वल्स टू sin t। अच्छा सर्कल के लिए भाई अगर हम सर्कल की बात करें तो सर्कल के लिए मैं यहां पर फिर से रफ वर्क के लिए यूज कर ले रहा हूं ये स्पेस। सर्कल के केस में क्या था, सर्कल के केस में अगर मैं इसको x एक्सिस और इसको अगर मैं y एक्सिस कंसीडर करके चल रहा हूं तो चाहे अगर मैं थीटा में बात करूं तो थीटा इक्वल्स टू 0 लाइन से स्टार्ट हुआ, 0 लाइन से पूरा कितना राउंड मारेगा, दैट विल बी मैक्सिमम थीटा अप टू 2 पाई। क्लियर, क्योंकि भाई सर्कल में अगर मैं यहां से चलना स्टार्ट कर रहा हूं, ये t इक्वल्स टू 0 लाइन एंगल मान लो, ये घूम के पूरा ऐसे आऊंगा ना, दैट विल बी 2 पाई। तो मैक्सिमम t की लिमिट जो क्या जाएगी मेरे पास 2 पाई लिमिट जाएगी। अच्छा मुझे क्या चाहिए, dx चाहिए, तो यहां पर से dx निकाल दिए, तो dx बाई dt को आप क्या लिखेंगे, इट विल बी माइनस का साइन t। सो राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड मेरे पास क्या आ गई, इट इज सर्कल c, y के स्थान पर है साइन t, यहां पर सर्कल c है, ये c स्टैंड फॉर सर्कल, y dx के स्थान पर क्या आ जाएगा, माइनस का साइन t एंड dt। अच्छा फॉर एंटायर सर्कल ये लिमिट अब t की वैल्यू क्या जाएगी, 0 से 2 पाई, इट विल बी 0 to 2 पाई माइनस का साइन स्क्वायर टी एंड dt। एंड इसको सॉल्व करना तो यार बड़ा इजी है, अब इसको चाहे आप बीटा गामा फंक्शन से सॉल्व कर लो या फिर डायरेक्टली जो 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला है उस तरह से सॉल्व कर लो। आपने क्या पढ़ा है, अगर किसी को नहीं पता है तो मैं यहां पर वो भी बता दे रहा हूं कि कॉस 2 थीटा क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है ना। तो हम साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस, इस तरह से इसको कंप्लीट किया जा सकता है। तो ये माइनस साइन को आप बाहर कर दीजिए, इसको पॉजिटिव ले रहा हूं मैं, इस माइनस साइन को कर दीजिए बाहर, तो ये क्या आ गया माइनस का 0 to 2 पाई साइन स्क्वायर थीटा, यहां से साइन स्क्वायर थीटा बताओ 1 माइनस cos 2t एंड एंटायरली अपॉन में 2 एंड dt, इट विल बी माइनस 1/2। पहले वाले 1 को इंटीग्रेट करेंगे तो इट विल बी t लिमिट 0 से 2 पाई, सेकंड को इंटीग्रेट करोगे इट विल बी 1/2 sin 2t एंड लिमिट इज 0 से 2 पाई, इट विल बिकम माइनस का 1/2, ये तो इंटीग्रल लिमिट आ गई 2 पाई। यहां पर देखो अगर आप 2 पाई रखते हैं तो sin 4 पाई इट इज आल्सो 0, sin 0 इट इज आल्सो 0, तो एंटायर फंक्शन ही मेरे लिए 0 हो गया एंड इट इज पाई एंड व्हिच इज आवर इक्वेशन S1। तो ये मेरी कौन सी साइड थी, राइट हैंड साइड थी। और जब मैं इसको सेकंड वे में कराऊंगा तो मैं राइट हैंड साइड नहीं निकालूंगा, राइट हैंड साइड आप रिमेंबर रखेंगे कि मेरी क्या वैल्यू थी, पाई थी। लेफ्ट हैंड साइड को हम 2 तरीकों से निकालेंगे, ठीक है ना, सेकंड 2 तरीके से निकालेंगे। अब जो आपको पसंद आता है आप उस तरीके से करिए, ऐसा कुछ नहीं है कि ये आप पर्टिकुलर मेरे मेथड से करिए, या फिर जो आपको अच्छा लगता है आप चाहे उसको स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में कन्वर्ट कर लीजिए, कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में कन्वर्ट कर लीजिए, पोलर सिस्टम में कन्वर्ट कर लीजिए, वो डिपेंड्स आप पे करता है। हम एक प्रोजेक्शन की सहायता से कर लेते हैं, वो अलग तरीका है, लेकिन मैं कोशिश ये करता हूँ कि आपको इजी से इजी वे में उस चीज को एक्सप्लेन किया जाए। अच्छा जो मेरी लेफ्ट हैंड साइड थी एंड लेफ्ट हैंड साइड, फॉर लेफ्ट हैंड साइड मतलब लेफ्ट हैंड साइड के लिए मुझे क्या चाहिए था, कर्ल ऑफ एफ वेक्टर चाहिए था। तो कर्ल ऑफ एफ वेक्टर इट इज डेल क्रॉस एफ, इट विल बी डेल क्रॉस एफ, एफ मैंने इसलिए ऊपर लिखा हुआ है, आपको पता है कि 2 वेक्टरों की क्रॉस प्रोडक्ट कैसे की जाती है, आई जे के, डेल के कंपोनेंट डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल वाई एंड डेल बाय डेल जेड, एफ के कंपोनेंट वाई जेड एक्स
देन इसको आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। इट विल बी आई के साथ लीजिए ये 0 एंड दैट इज -1 प्लस j, हियर इट इज 0 एंड -1 अगेन प्लस k, ये पे करिए 0 एंड -1, मतलब यहां पर आपके पास जो वैल्यू आ रही है ना, इट इज माइनस का i प्लस j प्लस के। अब यहां से आगे कर्ल तो हमको निकालना ही था इन बोथ ऑफ द मेथड्स, ठीक है ना। अब हम राइट हैंड साइड को पहले मेथड से सॉल्व करने जा रहा हूं, और पहले मेथड से हम उसको लेफ्ट हैंड साइड s1 के बराबर कैलकुलेट करेंगे, फिर इसी के बाद फिर सेकंड मेथड से सॉल्व करेंगे। इज दैट क्लियर? तो बस इसको कॉपी कर लीजिए, देन वी आर मूविंग ऑन द अप डायरेक्शन। और आई थिंक तो मजा आ रहा होगा यार पढ़ने में, तो इसलिए सीखिए यार जितना पॉसिबल है उतना मजे करिए लाइफ में, और प्लस चीजों को सीखते रहिए, जितना सीखेंगे ना उतना मजा आता है चीजों को सीखने में। तो बस इसको कॉपी कर लीजिए, देन वी आर मूविंग इन द अप डायरेक्शन। तो राइट हैंड साइड में हमने देखिए कर्ल एफ तक तो फाइंड आउट कर दिया था। अब हमारे राइट हैंड साइड का सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में हमने कर्ल एफ तो फाइंड आउट कर दिया, तो लेफ्ट हैंड साइड में की क्या, लेफ्ट हैंड साइड की सरफेस इंटीग्रल कर्ल एफ डॉट ds वेक्टर। अब बेसिकली मुझे ds को फाइंड आउट करना है, कल मैं इसी तरीके को समझा रहा था कि ds बेसिकली आप किसी भी एक प्रोजेक्शन को लेके कंसीडर कर सकते हैं। जैसे ये बाउल है भाई, ठीक है ना, ये बाउल ही समझिए इसे, ठीक है ना। तो अगर हम बाउल की को कंसीडर कर रहे हैं, तो बाउल में भाई ये जो सरफेस है इसकी कुछ ना कुछ शैडो या प्रोजेक्शन जाएगा ना इस पर xy प्लेन पर, ठीक है ना। तो अगर मेरा xy प्लेन पर अगर प्रोजेक्शन जा रहा है, और मैंने ट्रेसिंग भी कैसे करी थी, क्योंकि ये सरफेस तो पूरा ये है, पेरीफेरी तो ये थी भाई, इसको बाउल कंसीडर करके चलिएगा। मैंने कल भी इस चीज को समझाया था, बाउल मतलब एक हम कटोरी की बात करें, कटोरी समझिए ताकि आपको लगे कि वो हेमिस्फीयर है, तो उसका प्रोजेक्शन उसकी छाया xy प्लेन पर तो जाएगी ना। इज दैट क्लियर? तो अगर हम प्रोजेक्शन की हेल्प से कहें कि ये मान के चले कि भाई इफ ds3 मतलब s3 इसके क्या लिख रहा हूं मैं, जैसे xy प्लेन पर s3 कह दिया मैंने, yz प्लेन पर s2 कह दिया, zx प्लेन पर s1 कह दिया, तो d if ds3 is projection of s in xy plane, तो xy प्लेन के ठीक परपेंडिकुलर, और मैंने कहा था जो हमारा इस ds वेक्टर, ds क्या है, एरिया एलिमेंट है, ठीक है ना, एरिया एलिमेंट। अब इसकी जो डायरेक्शन अगर मुझे निकालनी है, तो मैं दूसरा तरीका तो ग्रेडियंट फाई वाला ही बताऊंगा, ठीक है। लेकिन पहला मैं जो प्रोजेक्शन वाला बता रहा हूं वो भी समझ लीजिए भाई, ये मेरा xy प्लेन में था, इसके ठीक परपेंडिकुलर कौन सा जाएगा, मेरा k कैप जाएगा, ठीक है। तो प्रोजेक्शन और xy प्लेन में है, तो n कैप की वैल्यू तो k कैप होगी, और मैंने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज ट्रेसिंग ले रखी है, ये इस तरह से ट्रेसिंग ले रखी है, देखिए ना, ये एरो इस तरह से बना रखा है। तो इसका मतलब मेरा जो वेक्टर जाएगा, उसकी जो यूनिट जाएगी वो k की डायरेक्शन में ऊपर की तरफ जाएगी, और ds क्या हो जाएगा, ds विल बी dx dy अपॉन n डॉट k। ये मैं स्टार्टिंग में समझा चुका हूं, जब हम प्रोजेक्शन लेते हैं ऐसे yz में लेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, n डॉट y और z है तो n डॉट i, क्लियर। तो ये वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, इट इज ओनली dx एंड dy, और n कैप की वैल्यू ये है। सो कर्ल f डॉट ds वेक्टर को आप क्या लिखेंगे, कर्ल f वेक्टर डॉट ds वेक्टर मतलब n कैप ds, क्योंकि वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। कर्ल f की वैल्यू आपके पास आई थी माइनस का i प्लस j प्लस k, ये कर्ल f की वैल्यू है, इन डॉट प्रोडक्ट में n कैप की वैल्यू है k एंड ds, और आपको पता है ना डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, i to i, j to j एंड k to k। तो i to i, j to j एंड k to k करूंगा तो वैल्यू आ जाएगी माइनस का ओनली ds, क्योंकि k से k की वैल्यू डॉट प्रोडक्ट हो जाएगी, दैट इज 1, और ds मतलब था माइनस का dx एंड dy। मतलब अब मेरे केवल ये 2 डायमेंशनल की प्रॉब्लम नहीं, जबकि शॉर्ट फिल्म तो मेरे को 3 डायमेंशनल वे में बात करती, भाई यहां तो तीनों एक्सिस है ना, मैंने एक प्रोजेक्शन की सहायता से ले लिया, मैंने उसको प्रोजेक्शन जब लिया तो मैंने उस क्वेश्चन को 2 डायमेंशनल बना दिया ताकि हमारे क्वेश्चन इजी हो जाए। अच्छा, अब जो हम सर्कल की बात कर रहे थे, भाई ये तो मेरा सर्कल आ गया पूरी तरह से जो xy प्लेन में एग्जिस्ट कर रहा था, और मैंने कल आपको बताया भी था, कल किस तरह से बताया था, जो लास्ट हमने क्वेश्चन किया था कि अगर हम सर्कल की बात कर रहे हैं भाई, तो ये मेरा जो इंटीग्रल है सो LHS, दोबारा समझिएगा इस चीज को, और मैं आज ये क्वेश्चन आप लोगों को घर के लिए भी दूंगा ताकि आपको आप घर पर प्रैक्टिस करें और आपके समझ में आ जाए। दोनों ही तरीकों से प्रैक्टिस करिएगा,
ये क्या गया सरफेस इंटीग्रल, इस पूरे की वैल्यू है माइनस का dx एंड dy, इट कैन बी डन एज सरफेस इंटीग्रल dx और dy। अब मैं अगर पहला इंटीग्रल dx को और सेकंड इंटीग्रल dy को कंसीडर कर रहा हूं, मतलब इसको मैं ऐसा लिख रहा हूं माइनस का dx एंड इट इज dy, मतलब आई हैव टू सॉल्व, पहले मुझे dy को सॉल्व करना पड़ेगा। तो अगर मुझे जो इंटीग्रल पहले सॉल्व करना था, ये मैंने कल भी बताया था, तो हम उसके पैरेलल क्या ले लेते हैं, एक स्ट्रिप ले लेते हैं। अब इसको सॉल्व करने के भी मेरे पास कई सारे तरीके हैं, आइदर मैं इसको पैरामेट्रिक फॉर्म में सॉल्व कर लूं या फिर डायरेक्टली स्ट्रिप कंसीडर करके सॉल्व कर लूं। अब यहां पर ये जो सर्कल की इक्वेशन थी क्या थी मेरे पास, x² + y² = 1। x एक्सिस में हम कैसे देखते हैं, x एक्सिस में यहां से यहां की ओर, y एक्सिस में नीचे से ऊपर की ओर, क्योंकि x एक्सिस हम इसको मोस्टली इसको कंसीडर करके चलते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे को x एक्सिस पर्टिकुलरली इसी को मानना है, इट इज नॉट अ नेसेसरी कंडीशन। दीज आर द 3 डायमेंशन, whatever you want and whatever you want to choose any of the axes nominated by x, y और z, you can choose from your side। आप अपनी तरफ से उसको कुछ भी कंसीडर कर सकते हो। हाँ, लेकिन हम मोस्टली जनरली क्या करते हैं भाई, इस वाली डायमेंशन को x एक्सिस मान लेते हैं। तो ये वाली अगर मैं x एक्सिस मान रहा हूं तो आपको पता था x एक्सिस में ये यहाँ 1,0 पे काट रहा है, सेंटर इसका 0,0 है, इस सर्कल का सेंटर 0,0 है, और यहाँ ये -1,0 पे काट रहा है। y एक्सिस में यहाँ टच कर रहा है, देखो कर्व को यहाँ टच कर रहा है और इस अपर हाइट पे जा रहा है। तो ये नेगेटिव वाले में देखो नेगेटिव y में है, तो y की यहाँ पर 2 लिमिट आएंगी, दैट इज ±√1 - x²। तो हमारे पास ये लिमिट क्या जाएगी, y की लिमिट तो जाएगी 1 - x² टू √1 - लेकिन माइनस से प्लस की ओर, x में लिमिट जा रही है कौन से कहां से कहां तक, -1 to 1। अब दोनों ही क्या है, डेफिनेट इंटीग्रल, तो दोनों ही डेफिनेट इंटीग्रल है, तो बाहर से आ गया 4, 0 to 1 एंड 0 to, ये तो dx के लिए था, and it is √1 - x² and it is dy। it will be -4, 0 to 1, और इसको क्या लिख सकते हैं, √1 - x² and dx। it can be written like this। अब ये प्रॉब्लम ये जो है आप नंबर ऑफ टाइम्स कर चुके हैं, तो एक बार इसको कॉपी कर लो फटाफट, हम टॉप में जा रहे हैं। फिर उसके बाद इसी का सेकंड तरीका भी देखेंगे, एलएचएस को ही मैं साथ ही सेकंड वे में भी सॉल्व करूंगा। क्लियर, तो एक बार यहां पे कॉपी कर लीजिए। तो हम यहां पे पहुंच गए थे और कल मैं इसी तरीके से समझा भी रहा था। अब इसके आगे ये इंटीग्रल तो आपको आसानी से पता है ना कि क्या होती है इसकी वैल्यू, दैट इज -4, और इस इंटीग्रल को सॉल्व कर दीजिए, दैट इज x/2 √1 - x² प्लस a²/2, दैट इज 1/2 sin inverse x/a, दैट इज x/1 एंड लिमिट 0 to 1। तो ये वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, -4। यहां पर देखो अगर आप लिमिट 1 लेंगे तो पूरी तरह से 0 लेंगे तब भी 0, केवल 1 पर ये बच जाएगा आपके पास, और ये आ जाएगा 1/2 sin inverse 1, दैट इज 5/2 एंड विच इज 4 से 4 कैंसल आउट, दैट इज 5 एंड इट इज इक्वेशन S2। तो फ्रॉम S1 एंड S2 आपके पास क्या है कंडीशन, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड एंड दैट इज इक्वल्स टू, बोथ आर इक्वल्स टू -5, और हेंस आपका यही क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है ना। लेकिन ये मैंने किस तरीके से कराया, जब मैंने क्या कंसीडर किया कि S का XY प्लेन में प्रोजेक्शन DS3 है, हमने प्रोजेक्शन की हेल्प से निकाला। ठीक है ना, मतलब मैंने 3 डायमेंशनल प्रॉब्लम को 2 डायमेंशनल बना दिया। क्लियर। सेकंड तरीका जो मैं आपको बता रहा था कि भाई अगर मुझे कोई सरफेस दिया गया है और उस सरफेस के परपेंडिकुलर मुझे यूनिट वेक्टर निकालना, और जहां पर हम ये रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हैं, मैं यहीं पे आपको सामने बता रहा हूं सेकंड मेथड टू एनालाइज द वैल्यू ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। जो मुझसे स्टूडेंट ने पूछा कि सर हम क्या, जो आप बता रहे थे कि हम ग्रेडियंट फाई और ये सब इसकी सहायता से बिल्कुल कर सकते हैं यार, इट डिपेंड्स ऑन यू, वो आप पे डिपेंड करता है। अच्छा यहां पर देखो मेरे को सरफेस कौन सा दिया हुआ है, सरफेस मेरा था स्फीयर का, तो हियर फाई कौन सा सरफेस है भाई, जहां पर मैं प्रोजेक्शन निकालना ही नहीं चाहता, मैं डायरेक्टली सॉल्व करना चाहता हूं। तो सरफेस मेरे को दिया हुआ है x² + y² + z² एंड -1, तो ग्रेडियंट फाई निकाल दी, क्योंकि ग्रेडियंट फाई मैंने आपको बताया भी था, आई एम यूजिंग दिस स्पेस फॉर द वर्क। तो मैंने ग्रेडियंट फाई आपको क्या बताया था कि अगर मुझे कोई स्केलर फील्ड दिया गया, ये पूरी तरह से एक स्केलर फील्ड है, बिकॉज़ देयर इज नो डायरेक्शन, स्फीयर क्या है, स्केलर फील्ड ही तो है। तो भाई अगर मुझे उसका, अगर मैं उसका ग्रेडियंट निकालूं तो वो क्या होता है, उसके सरफेस के ठीक परपेंडिकुलर जाने वाला एक वेक्टर होता है, और उसके डायरेक्शन हम कैसे निकाल सकते हैं भाई, किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन आप कैसे निकाल सकते हो, उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। तो ग्रेडियंट भाई जो स्केलर फील्ड अगर मेरा फाई ये है, तो ग्रेडियंट फाई कहां की ओर जा रहा था, ग्रेडियंट फाई यहां की ओर जा रहा था,
तो पहला मेरा काम क्या होगा, इसका ग्रेडियंट फाइंड निकालना। सो ग्रेडियंट फाइंड, ठीक है, एग्जाम में तो आपको या तो यहां तक करिएगा, ठीक है ना, एग्जाम में एक ही तरीके से करिएगा राइट हैंड साइड को, ये दूसरा तरीका है आपका लेफ्ट हैंड साइड निकालने का। ग्रेडियंट फाइंड क्या हो गया, दैट इज del of phi, and del of phi means I del phi by del x, j del phi by del y, and k del phi by and del it will be I। इस फंक्शन का x के रिस्पेक्ट में करिए, इस फंक्शन का x के रिस्पेक्ट में करूंगा इट इज 2x, y के रिस्पेक्ट में करो 2y, z के रिस्पेक्ट में करो 2z। तो आपके पास ये वैल्यू क्या आ गई, इट इज एंटायरली तो 2 फंक्शन बाहर से आ जा रहा है, अंदर आ जा रहा है आपके पास xi प्लस yj प्लस zk। अच्छा, ये मेरे पास ग्रेडियंट फाई की वैल्यू है, ये कैसी क्वांटिटी है, इस किसी भी स्केलर फंक्शन का जो ग्रेडियंट होता है वो कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी। और मैंने वेक्टर क्वांटिटी केस में यहां तो देखो नीचे मैं रफर की यूज कर रहा हूं। वेक्टर क्वांटिटी को आप कैसे लिखते हैं, a इंटू a कैप। a कैप क्या होता है, इस वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन होगी, और डेफिनेट है कि अगर स्केलर फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ग्रेडियंट फाई जा रहा है तो इसकी डायरेक्शन ठीक उसके परपेंडिकुलर है, उस सरफेस के परपेंडिकुलर है, और मुझे परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर ही चाहिए, क्योंकि मुझे तो यहाँ पर ds को निकालना है, लेफ्ट हैंड साइड ये तो थी, इसी चीज को कैलकुलेट करना है। तो मुझे अगर a कैप निकालना तो a कैप को आप क्या लिखेंगे, इट कैन बी रिटन एज a वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ a। मॉड ऑफ a कहने का मतलब मॉड ऑफ a वेक्टर मीन आई मीन टू से दैट मॉड ऑफ a वेक्टर। तो ये a आप किस तरह से लिख रहे हैं, मतलब इस वेक्टर और इस वेक्टर में इसी के मॉडुलस का डिवाइड कर दीजिए। सो यूनिट नॉर्मल एन कैप, ये क्या आ जाएगा आपके पास, ग्रेडियंट फाई दैट इज द वेक्टर a, और इसी का मॉडुलस अपॉन मॉडुलस ऑफ ग्रेडियंट फाई, इट विल बी 2xi प्लस yj प्लस zk अपॉन इसी का मॉडुलस कैलकुलेट करिए, तो 2x स्क्वायर प्लस 2y का होल स्क्वायर प्लस 2z का होल स्क्वायर। तो 2 तो आ गया मेरे पास बाहर, अंडर रूट में रह गया कितना, x स्क्वायर y स्क्वायर एंड z स्क्वायर, और x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर की वैल्यू कितनी दी गई थी, दैट इज 1। तो इसका मतलब ये यूनिट नॉर्मल है, यूनिट नॉर्मल आ गया आपके पास 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, इट इज xi प्लस yj प्लस zk अपॉन में 1, ये 2 से 2 कैंसिल एंड दिस वन वैल्यू इज 1। तो ये मेरा क्या है, दैट इज द यूनिट नॉर्मल, ठीक है ना। और ये मेरा सेकंड मेथड चल रहा है, ये बस को कॉपी कर लीजिए सेकंड तरीके से, फिर हम इसके थ्रू भी राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के बराबर प्रूव कर लेंगे, ये बस को कॉपी कर लीजिए। तो हमने यूनिट नॉर्मल फाइंड आउट कर दिया था, दैट इज एन कैप। अब हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड था, नाउ जो लेफ्ट हैंड साइड था, लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास क्या था कंडीशन, दैट इज सरफेस इंटीग्रल कर्ल ऑफ f वेक्टर डॉट ds वेक्टर। और ds वेक्टर ही जहां पर क्या है, ds वेक्टर को ही आप क्या लिखते हैं, n कैप ds। लेकिन अब हम यहां पर प्रोजेक्शन की सहायता से नहीं निकाल रहे हैं, हमको कोई मतलब ही नहीं प्रोजेक्शन से, ठीक है ना। हम एंटायर सरफेस को ही एक स्केलर फील्ड मान के चल रहे हैं, और उसके परपेंडिकुलर हमने एक यूनिट वेक्टर को फाइंड आउट कर लिया है। तो n कैप ds को कर्ल f डॉट ds वेक्टर को आप क्या लिखेंगे, इट कैन बी रिटन एज कर्ल f डॉट n कैप ds। इज दैट क्लियर, कर्ल f डॉट n कैप ds, कर्ल f की वैल्यू मैंने ऊपर लिखी हुई है, इट इज जो हम पहले फाइंड आउट कर चुके हैं, माइनस का i प्लस j प्लस k, इट इज इन डॉट प्रोडक्ट विद n कैप की वैल्यू है xi प्लस yj प्लस zk एंड आउट ऑफ में चल रहा है ds। तो मेरे पास क्या आ गई वैल्यू, इट इज i to i x y and z and out of ds, clear। So left hand side it will become surface integral कर्ल f वेक्टर डॉट ds वेक्टर, इसको आप क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन को बाहर कर दे रहा हूं, दैट इज सरफेस x प्लस y प्लस z एंड ds। अब यहां पर भाई, यहां पर देखो मेरी प्रॉब्लम है सरफेस की, लेकिन यहां पर क्या आ रहा है, x y और z पीछे एक एक्सिस और आ जा रही है इंट्रोड्यूस, इसीलिए मैंने आपको प्रोजेक्शन की सहायता से बताया था। अब ऐसा नहीं कि हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, वी कैन सॉल्व, वी कैन सॉल्व, आई एम नॉट पर्टिकुलरली सेइंग दैट आई कैन सॉल्व ओनली, ठीक है ना, वी कैन सॉल्व, हम आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, बट यूजिंग स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, क्योंकि अभी तक मैं आपको कार्टेशियन में लेके चल रहा था। तो इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट यूजिंग
इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन में बच्चे ज्यादातर फैमिलियर होते हैं, इसलिए ज्यादातर हम कार्टेशियन का यूज करते हैं, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है। एक्स हमारे पास क्या होता है वहां, याद है आपको, आर साइन थीटा कॉस फाई, वाई की वैल्यू होती है आर साइन थीटा साइन फाई, जेड होता है आर कॉस थीटा, जहां पर आर क्या थी, उस स्फीयर की रेडियस थी, क्योंकि हम स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड के स्थान पर क्या लेते हैं, आर थीटा और फाई लेते हैं, जहां पर आर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर होता है पार्टिकल का। और हम आपको वो हम जब स्फीयर की फॉर्म में उसे कंसीडर करते हैं तो आर क्या होती है, उसकी रेडियस मान लेते हैं। आर मुझे यहाँ पर रेडियस कितनी दी गई है, 1, हेयर आर की वैल्यू 1 है, हेयर यहां पर लिख रहा हूं मैं आर इक्वल्स टू 1 है, तो ये वैल्यू क्या जाएगी आपके पास, इट विल बी साइन थीटा कॉस फाई and it will become sin theta sin phi and it will be only cos theta, where जो हमारा थीटा कौन सा वेरिएबल था, अगर आपने स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा है तो एक्स वाई जेड एक्सिस तो इस तरह से याद होंगे ना आप लोगों को, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, आई एम रिपीटिंग, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। पॉइंट अगर मेरा ये है तो जेड एक्सिस के साथ जितने का एंगल बन रहा है दैट इज ये थीटा, तो जेड में जो वेरिएशन आता है ना केवल इतना आ सकता है 0 से पाई, और फाई क्या होता है भाई, जब इस पॉइंट से आप यहां परपेंडिकुलर डालते हैं तो वो परपेंडिकुलर इस एक्स एक्सिस के साथ जितने का एंगल बना रहा है, और ये कितना देखो पूरा 0 से 2 पाई एंगल रोटेट कर सकता है, क्लियर। तो यहां पर जो थीटा है, ये थीटा की वैल्यू तो वेरी करती है कहां से कहां तक, थीटा वेराइजेस फ्रॉम 0 to pi, phi varies from 0 to 2 pi। लेकिन हम यहां पर बात करते हैं हेमीस्फीयर की, तो हेमीस्फीयर के लिए यहां पर थीटा, ये तो मैं पूरे स्फीयर की बात कर रहा था, पूरे स्फीयर के लिए तो थीटा आपका 0 से पाई ही मूव करेगा भाई, 0 से पाई ही मूव करेगा। अगर मैं कंप्लीट स्फीयर की बात कर रहा हूं, इस तरह से कंप्लीट स्फीयर की बात कर रहा हूं, और थीटा क्या था, इस जेड एक्सिस के साथ द्वारा ये वाला एंगल था जो आर वेक्टर्स के साथ सबटेंड करता है, ठीक है ना, मतलब पोजीशन वेक्टर जो सबटेंड करता है, तो वो पूरे स्फीयर के तो 0 से पाई था। हेमीस्फीयर की बात करूं तो 0 से पाई तो सॉरी 0 से पाई बाई 2 तो जा पाएंगे, तो यहां पर आप इसे क्या कर सकते हैं कि वेयर थीटा वेरिएज फ्रॉम 0 to पाई बाई 2 एज फॉर हेमीस्फीयर, यहां पर चाहे तो आप लिख लें एज फॉर हेमीस्फीयर, क्लियर। और हमारा जो ds था दैट इज द एरिया एलिमेंट, इट इज साइन थीटा डी थीटा एंड डी फाई। तो आपका लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गया, सो लेफ्ट हैंड साइड आ गई आपके पास माइनस साइन एक्स वाई जेड, इसका मतलब साइन थीटा कॉस फाई प्लस साइन थीटा साइन फाई प्लस कॉस थीटा एंड एक्स प्लस वाई प्लस जेड, डीएस की वैल्यू आ गई कितनी, यहां पर आर होता है साथ में ध्यान रखना आर होता है, लेकिन आर की वैल्यू 1 है तो मैंने इसलिए उसको आर नहीं लिखा, और ये वैल्यू आ गई साइन थीटा डी फाई। तो इसकी लिमिट दे दीजिए, सॉरी मैंने यहां पर लिमिट लगाना भूल गया था, तो पहला मेरे लिए डी थीटा के लिए है और दूसरा डी फाई के लिए, तो डी थीटा के लिए आपके लिए आ गया 0 से पाई बाई 2 और इसके लिए आ गया 0 से 2 पाई, ये थोड़ा पीछे को लिख दिया मैंने। तो ये पहली लिमिट मैं बोल दे रहा हूं, पहली लिमिट है 0 से पाई बाई 2, सेकंड लिमिट है 0 से 2 पाई। तो एक बार यहां तक कॉपी कर लीजिए, फिर उसके बाद हम इसे टॉप से सॉल्व कर लेते हैं। आई थिंक सो आपको सही समझ में आ रहा होगा। और अगर इसके बाद भी स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको नहीं पता है ढंग से, तो आप कहेंगे डेफिनेटली, अगर मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू कहेंगे कि हाँ भाई सर मुझे बता दिए, तो डेफिनेटली आई विल मेक अ वीडियो ऑन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कि ये सारे कोऑर्डिनेट कैसे आते हैं, किस तरह से इनका जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है किस तरह से होता है, हम किस तरह से इसमें क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो मैं फिर उसके लिए एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा। लेकिन जिसको पता है दैट इज टू गुड यार, और मुझे बहुत मजा आता है जब बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं ना, तो उससे मुझे लगता है ना यार वी आर फैमिलियर। तो चलिए पहले इसको कॉपी कर लीजिए, देन वी आर सॉल्विंग इट फ्रॉम द टॉप डायरेक्शन। लास्ट जो हमने फाइंड आउट किया था दैट इज LHS, हमारी ये वैल्यू थी जिसमें पहला इंटीग्रल मेरा थीटा के लिए था जो 0 से पाई बाई 2, अदरवाइज 0 से पाई जाता है मैं बता चुका। अगर मैं किस में लेता
पूरे स्फीयर के लिए अगर हम कंसीडर करते हैं, लेकिन अभी हम बात करें हेमी स्फीयर के लिए, क्योंकि हमें एक सरफेस केवल अपर सरफेस दिया था, तो उसके लिए 0 से π/2 मिलेगी। लेकिन फाई क्या है, पूरी रिंग में घूमता है, मतलब सेंटर पे घूमता है वो, ठीक है ना, जो हम पॉइंट से परपेंडिकुलर डालते हैं, एक्स एक्सिस के साथ बना हुआ एंगल होता है वो उसमें घूमता है, तो उसके लिए तो 0 से 2π रहेगा, वो चाहे हेमी स्फीयर हो या फिर कंप्लीट स्फीयर हो। अब इस इंटीग्रल को सॉल्व कर दीजिए। तो पहला इंटीग्रल तो मेरा इसके लिए है, इट इज फॉर थीटा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस का 0 से π/2। चलिए पहले इसी इंटीग्रल को सॉल्व करते हैं। यहां पर साइन थीटा तो मेरा कांस्टेंट है, एग्जैक्टली है, साइन थीटा कांस्टेंट है, तो ये वैल्यू आ जाएगी साइन थीटा cos फाई का इंटीग्रल, इट इज साइन फाई, प्लस यहां पर भी साइन थीटा कांस्टेंट, साइन फाई का इंटीग्रल इट इज cos फाई, और इंटीग्रल कर रहा हूं मैं, तो इंटीग्रल में ठीक अपोजिट साइन हो जाते हैं हमारे पास, तो ये माइनस का cos फाई प्लस साइन थीटा cos थीटा, साइन थीटा cos थीटा पूरा कांस्टेंट है, तो इसके साथ केवल फाई आ जाएगा, और जिस फाई की लिमिट होगी कितनी, 0 से 2π, और इन फंक्शंस की लिमिट भी 0 से 2π है, और आउटर में चल रहा है क्या, d थीटा, तो ये वैल्यू क्या आ गई, इट इज 0 से π/2। देखिए फाई में अगर मैं 2π दूं तब भी 0, 0 दूं तब भी 0, cos फाई में cos 2π की वैल्यू दैट इज 1, cos 0 की वैल्यू दैट इज 1, तो ये तो एंटायर फंक्शन ही 0 हो गया। यहां पर क्या आ गया, साइन थीटा cos थीटा एंड 2π दैट इज d थीटा, तो ये वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, माइनस का 2π साइन थीटा, या फिर एक काम करो इसको पाई बाहर रख दो, तो ये आ गया 0 से π/2, 2 साइन थीटा cos थीटा, इट इज साइन 2 थीटा d थीटा, एंड इट विल बी माइनस का π/2, π/2 माइनस नहीं, अब तो प्लस हो गया, और ये आ गया कितना, cos 2 थीटा एंड लिमिट 0 से π/2, तो ये मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, इट विल बिकम π/2 cos, एक बार अगर π/2 अगर मैं यहां पर देता हूं तो cos पाई माइनस cos 0, समझ गए ना, cos पाई कैसे हुआ, cos पाई 2 इंटू π/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, cos पाई दैट इज 0, इट इज π/2, cos पाई की वैल्यू आपको पता है -1, cos 0 इट इज -1, 2 से 2 कैंसिल आउट, इट इज माइनस पाई एंड इट इज S3। तो जब हमने दूसरे तरीके से सॉल्व किया ना, जहां पर मैंने यूनिट नॉर्मल निकाल किया, तो वहां पर देखो आंसर मुझे क्या मिला, पाई। तो आप किसी एक तरीके से करके आना, अगर आपको प्रोजेक्शन मेथड सही लग रहा है तो उस तरीके से करिए, या फिर आप पूरे सरफेस को ही कुछ स्केलर फंक्शन मान के फिर यूनिट नॉर्मल निकाल के, मतलब ग्रेडियंट फाई उसका फिर अपॉन में ग्रेडियंट फाई, क्योंकि मेरे एक वेक्टर क्वांटिटी है उसके मॉडुलस से डिवाइड करके हम यूनिट नॉर्मल की सहायता से भी उसे आसानी से कर सकते हैं। तो यहां पर हियर अगेन राइट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड साइड, ये बराबर है माइनस के पाई के, और हेंस का क्वेश्चन। लेकिन पेपर में आपको एक ही तरीका करना है, मैं पहले तो बोल चुका हूं, तो एक बार इसको कॉपी कर लीजिए, देन वी आर मूविंग ऑन द सेकंड क्वेश्चन। चलिए अब अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब इसको हम किसी एक तरीके से सॉल्व करेंगे, आइदर प्रोजेक्शन ले लीजिए या फिर हम दूसरा, और मैं चाह रहा हूं कि दूसरा यही तरीका हम लें ताकि आप लोगों को और अच्छे से आ जाए। प्रोजेक्शन तो आपके समझ में आ ही गया, क्योंकि मैं 2 तरीके से इसको करा चुका हूं। कल जो लास्ट लेक्चर हुआ था उसमें मैंने प्रोजेक्शन मेथड लिया था, अभी एक सवाल जो करा दिया वो भी एक दोनों तरीकों से करा दिया, लेफ्ट हैंड साइड को प्रोजेक्शन वे में भी, और पूरा एक स्केलर फील्ड मान के जो हमको सरफेस दिया गया था। तो अब हम केवल उसी वे में उसको सॉल्व करते हैं। चलिए ठीक है, तो फिर से देखिए वेरीफाई स्टोक्स थ्योरम फॉर द वेक्टर फील्ड। ये वेक्टर फील्ड हमें दिया गया है, एस इज द पार्ट ऑफ स्फीयर, इस स्फीयर का पार्ट है अबव एक्स वाई प्लेन। तो सेम लगभग सेम ही क्वेश्चन है, तो हमारे फिर से वही कंडीशन आ गई क्या, बाय स्टोक्स थ्योरम। भाई हमें पता क्या पता है, सरफेस इंटीग्रल ऑफ कर्ल ऑफ द वेक्टर फील्ड इज ऑलवेज इक्वल्स टू द क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल ऑफ द वेक्टर फील्ड। जहां पर ये जो कर्व है ये एस को क्या करता है, बाउंड करता है, ठीक है ना, ये सरफेस हमारा बाउंड करता है। अच्छा जो गिवन स्फीयर है यही ले लें, फाई बनेगा बाद में स्फीयर फील्ड। गिवन स्क्वायर दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ये कौन सा स्क्वायर है, इज अ स्क्वायर विद
सेंटर एट, कहां पर है सेंटर इसका 000 एंड रेडियाई ए, और रेडियस इसकी आपको पता चल रही है कितनी है, ए है। तो इसको हम आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं, तो इसको इजीली ड्रॉ कर दिया। और हमें अपर पार्ट कब के बारे में बोला, इसका मतलब XY प्लेन से ठीक ऊपर की बात करिए, तो XY प्लेन से ठीक ऊपर को कंसीडर कर ले रहे हैं हम। मान ले रहे हैं ये भाई हमारा स्फीयर है, ये थोड़ा सा बड़ा बन गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये आ गई हमारी एक्स एक्सिस, और अब इसका रेडियस क्या आ गई A00, here it is -A00। इसको मैं एक्स एक्सिस कंसीडर करके चल रहा हूं, ये मान ले रहा हूं सेंटर है, सेंटर ठीक है ना, लगभग बीच में आना चाहिए। ये आ गई हमारी वाई एक्सिस, ये भी 0A0 होगा, कई बार बता चुका हूं। और ये ओरिजिन पॉइंट, ये आ गई हमारी जेड एक्सिस। क्लियर, ये 0,0 A हो जाएगा, क्योंकि स्फीयर में तो सेंटर से आप किसी भी पॉइंट को मिला लो, सब जगह आपकी रेडियस ही आने वाली है। तो पहला हमारा काम क्या रहेगा कि हम इस कर्व को कैलकुलेट कर रहा हूं। फिर से देखो आपका यही है, सेम प्रोसेस है। तो मेरी पेरिफेरी कौन है, ये क्लोज काउंटर है, मतलब वो कौन है, बेसिकली एक नीचे वाला सर्कल है जिसकी रेडियस क्या दी गई है, ए दी गई है। तो सॉल्विंग आरएचएस, सॉल्विंग राइट हैंड साइड एफ डॉट डी आर करिए तो कैलकुलेट। एफ की वैल्यू आपको क्या दी है, इट इज वाई आई प्लस एक्स माइनस 2xz जे माइनस एक्स वाई के इन डॉट प्रोडक्ट विद, मैं डॉट प्रोडक्ट वाले को नीचे लिख ले रहा हूं, इट इज dxi dyj एंड dz। अब अगर आप इनकी डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, y dx प्लस x माइनस 2xz आउट ऑफ dy माइनस एक्स वाई dz। अच्छा, फॉर ये जो काउंटर है मेरा, जो नीचे वाला काउंटर है, ये बेसिकली क्या है, एक सर्कल है। एस C is a circle which is periphery of the surface as C is a circle on XY plane, XY प्लेन में है। तो सर्कल की इक्वेशन क्या हो गई, तो सर्कल की इक्वेशन आ गई x² + y² इक्वल्स टू a² प्रोवाइडेड z इक्वल्स टू 0। z तो मेरे लिए 0 हो जाएगा इस सर्कल पे, क्योंकि बॉटम रीजन है भाई। z तो मेरे लिए इससे पहले भी आप 2-3 क्वेश्चन कर चुके, तो z तो 0 है, तो z 0 है, इसका मतलब dz भी 0 है। तो जहां जहां पर z और dz है उसको 0 कर दीजिए। तो f डॉट dr कितना आ गया, दिस इंप्लाइज दैट f डॉट dr y dx तो ऐसे ही रहा, x देखो ये टर्म 0 हो जा रहा है, ये तो पूरा एंटायरली, तो x केवल क्या बचा, dy। और इसी को, ये तो यार एक डिफरेंशियल फंक्शन आ गया, तो बहुत सिंपल हो गया, d ऑफ xy हो गया, डिफरेंशिएशन ऑफ xy दैट इज x dy प्लस y dx। सो राइट हैंड साइड मेरे पास क्या आ गई, सो राइट हैंड साइड, सो राइट हैंड साइड ही थी ना, हाँ राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड आ गई क्लोज काउंटर c f डॉट dr, इट विल बी तो ये मेरे क्या बन गया, क्लोज काउंटर C जहां पर मेरा सर्कल है। और इस सर्कल की इक्वेशन अभी मैं कई बार बता चुका हूं, वहां इससे पहले मेरा पास 1 थी, तो x को क्या ले रहा था मैं, cos t, y को ले रहा था sin t। अब क्या हो जाएगा, x बराबर a cos t, y बराबर a sin t। f डॉट dr की वैल्यू कितनी है, इट इज d ऑफ xy। क्लियर, तो d ऑफ xy कहने का मतलब आ गया कितना, इट इज ओनली xy फॉर सर्कल where x बराबर है a cos t, y बराबर है a sin t एंड t वेराइजेस फ्रॉम 0 to 2 pi। तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, दैट इज a स्क्वायर अंदर बच गया cos t sin t एंड लिमिट 0 से 2 pi। अब आप देखो, चाहे 2 पाई रखो तो साइन 2 पाई 0 हो जाएगा, 0 रखोगे तो साइन 0 वैल्यू 0 हो जाएगी एंड दैट इज 0। तो ये मेरे पास कौन सी साइड आ गई, राइट हैंड साइड। अब हमारे पास बची है लेफ्ट हैंड साइड, और इसको हम किसी एक तरीके से सॉल्व कर ले रहे हैं। तो एक बार इसको कॉपी कर लीजिए, देन वी आर सॉल्विंग ऑन राइट हैंड साइड। तो देखिए हमने
ये ऊपर वाली लाइन आपको नोटिस नहीं करनी, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ इसके लास्ट क्वेश्चन में कि यार मुझे बार बार लिखना पड़ता है, तो इसलिए मैंने ऊपर से टॉप में लिख दिया। हम सीधा लेफ्ट हैंड साइड की बात करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में मुझे क्या चाहिए था, कर्ल एफ डॉट डीएस वेक्टर। तो पहले तो मुझे कर्ल एफ ही निकालना पड़ेगा। तो कर्ल एफ आपको पता है कि डेल क्रॉस एफ होता है, डेल के कंपोनेंट ये है और एफ के कंपोनेंट ये दिए गए हैं। तो मेरे पास कर्ल एफ की वैल्यू आ गई, इट इज आई को सॉल्व करिए, इसका y के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएशन कर रहे हैं दैट इज माइनस एक्स, इसका z के रिस्पेक्ट में करिए विद माइनस साइन, तो z के रिस्पेक्ट में करेंगे विद माइनस साइन, तो दैट विल बी बिकम प्लस का 2x प्लस का 2x प्लस j को करिए, यहां y का तो 0 हो गया, x का करेंगे तो विद माइनस साइन, x के रिस्पेक्ट में माइनस साइन, तो ये वैल्यू आ जाएगी y प्लस k का करें, इसका x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये वैल्यू आ गई 1 माइनस 2z, इसका y का करेंगे तो माइनस 1। इज दैट क्लियर? तो ये वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है, इट इज xi प्लस yj माइनस 2zk। ये तो मेरे पास कर्ल f की वैल्यू है। अब जो मैंने आपको बताया था ds वेक्टर भाई एक तरीका तो प्रोजेक्शन वाला ही है, ठीक है ना, लेकिन अभी हम उसको प्रोजेक्शन वे में नहीं लेके चल रहे हैं, हम उसको सीधा चाहे तो प्रोजेक्शन में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं यार, ऐसा कुछ नहीं है भाई। मुझे यूनिट नॉर्मल चाहिए। ऑल्दो यहां पर भी हमारा जो स्फीयर था, स्फीयर किस फॉर्म में था, स्फीयर वाज इट इज इन द फॉर्म ऑफ ये xy प्लेन के ऊपर का हिस्सा तो था, यही वाला स्फीयर है मेरे पास, ये स्फीयर मुझे दिया गया था, इसकी रेडियस भी a है, ये माइनस a है भाई, ये y एक्सिस थी, ये x एक्सिस थी और ये z एक्सिस थी। तो हम चाहे तो वैसे भी कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूं थोड़ा सा ब्रॉड सेंस में करा लें ताकि आपको थोड़ा और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो हम ग्रेडियंट फाई ये निकाल दे रहे हैं सिंस, क्योंकि प्रोजेक्शन तरीके से कर ले चुके हैं हम। फाई यहां पर कौन सा स्क्वायर दिया गया था, इट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सो ग्रेडियंट फाई बता चुका हूं, ग्रेडियंट फाई क्या होता है, फाई के जो फील्ड है हमारा ठीक उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाने वाला वेक्टर, तो उसी की डायरेक्शन हमें निकालनी है, यूनिट नॉर्मल को फाइंड आउट करना है। तो इसकी वैल्यू होती है डेल ऑफ फाई, जिसको आप लिख सकते हैं आई डेल फाई बाई डेल एक्स जे del phi by del y and k del phi by del z, and it will be I del phi by del x, it is 2x, j del phi by del y, it is 2y, k del phi by del z, it is 2z, and again it is 2xi plus yj plus zk. So unit normal जो n कैप होता है इसकी वैल्यू कितनी थी हमारे पास, दैट इज ग्रेडियंट फाई ओवर मॉड ऑफ ग्रेड फाई। ग्रेडियंट फाई मेरे को दिया हुआ है 2xi प्लस 2yj प्लस 2zk, इसी का मॉड निकालेंगे तो 2 तो आ गया बाहर, अंदर आ गया कितना x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इस 2 से ये 2 कैंसल आउट एंड हियर इट इज n कैप इक्वल्स टू xi प्लस yj प्लस zk और अपॉन x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर विच इज a स्क्वायर, एंड इसको आप क्या लिख सकते हैं a। तो मेरा जो टारगेट है, सो कर्ल f डॉट ds वेक्टर, इसको आप क्या लिखते हैं, कर्ल f डॉट n कैप ds। n कैप क्या होता है, उस सरफेस एलिमेंट के नॉर्मली जाने वाला यूनिट वेक्टर जिसको आप फाइंड आउट कर चुके हैं, कर्ल एफ आप ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, कर्ल एफ आपको दिया गया था xi yj माइनस 2zk इन डॉट प्रोडक्ट विद n कैप की वैल्यू है xi yj zk और एंटायरली अपॉन में आ गया a और साथ में लगा हुआ है क्या ds, ठीक है ना, बस स्पेस करो तो समझ जाइएगा। डॉट प्रोडक्ट करो y टू y से, इट विल बी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2z स्क्वायर और अपॉन में a एंड आउट ऑफ ds। तो आई थिंक सो आपके कर्ल f डॉट ds वेक्टर यहां तक आपको सही से क्लियर हुआ होगा।
तो यहाँ पर भी देखें, अगर हम प्रोजेक्शन मेथड का यूज नहीं करते तो हम स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की हेल्प से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। और मैं जानबूझ के उससे इसलिए करा रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। प्रोजेक्शन में तो 2 मिनट में गेम खत्म हो जाता है इसका, लेकिन आपको उस स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के थ्रू भी सॉल्व करना समझ में आ जाए, इसलिए हम जानबूझ के उसको यूज कर रहे हैं। तो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, जो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम था हमारा, उसमें x की वैल्यू क्या थी, x इक्वल्स टू r साइन थीटा कॉस फाई, y की वैल्यू थी r साइन थीटा साइन फाई, एंड z वैल्यू थी r कॉस थीटा। ds क्या था, इट इज r साइन थीटा d थीटा एंड टी फाई। यहां पर हेयर आपको स्फीयर दिया हुआ है, स्फीयर क्या दिया हुआ है, स्फीयर की इक्वेशन दी है मुझे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। ये मेरे को स्फीयर की इक्वेशन दी थी, मतलब r की वैल्यू कितनी है, मेरा जो पोजीशन वेक्टर है या रेडियस वेक्टर है, सेंटर से जो डिस्टेंस है पार्टिकल की या पॉइंट की जो पोजीशन है वो a है, मतलब r की वैल्यू तो a है। यहां पर हेयर r की वैल्यू तो a है, तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, इट कैन बी a sin थीटा cos phi, it can be a sin theta sin phi, it is a cos theta, and it will become a sin theta d theta and d phi। तो हमारा जो आई थिंक सो लेफ्ट हैंड साइड था या राइट हैंड साइड था, सो लेफ्ट हैंड साइड क्या बन गया, दैट वाज डबल इंटीग्रेशन कर्ल f डॉट ds वेक्टर, इट इज सरफेस इंटीग्रल, एंड ये वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2z स्क्वायर अपॉन a एंड ds। तो वैल्यू प्लेस कर सकते हो, मैंने अभी आपको थोड़े पहले समझाया भी था कि यहां पर जो थीटा की लिमिट होती है, अगर हम कंप्लीट स्फीयर की बात करें तो फॉर अ कंप्लीट स्फीयर थीटा आपका 0 से पाई में जाता है। क्यों, क्योंकि थीटा जेड एक्सिस के साथ बना हुआ एंगल होता है, और जो फाई है, फाई आपका क्या होता है कि इस पॉइंट से अगर आप एक्स वाई प्लेन पर परपेंडिकुलर ला लें तो वो एक्स एक्सिस के साथ जितने का एंगल बना रहा है, और वो कितना रोटेट करता है, इस तरह से पूरा रोटेट करता है, मतलब पूरी रिंग में मूव करता है। और मैं आपको कह चुका हूं, अगर किसी को नहीं ये चीज समझ में आ रही है तो एक बार स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में अगर आप जानना चाहेंगे तो मुझे जरूर बोलेगा, मैं उसको डेफिनेटली करा दूंगा। अच्छा, तो यहां पर भाई हम इसकी वैल्यू प्लेस कर सकते हैं। हेमीस्फीयर के लिए हमारा थीटा कितना जाएगा, 0 से पाई बाई 2, तो इट विल बी 0 टू पाई बाई 2, 0 से 2 पाई डी थीटा, यहां पर ds के साथ में डी थीटा डी फाई आने वाला है। एक्स स्क्वायर कहने का मतलब हो गया a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर फाई प्लस y स्क्वायर मींस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई माइनस 2, z स्क्वायर मींस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा एंड अपॉन में a भी चल रहा है और ds के स्थान पर है a साइन थीटा डी थीटा एंड डी फाई। इट इज क्लियर। तो यहां पर देखो भाई ये a स्क्वायर, तो यहां कॉमन a की a कॉमन, तो a काम करिए, इस a से a सीधा सीधा डायरेक्टली कैंसिल आउट हो गया। ऊपर से देखो मेरा a स्क्वायर कॉमन आ रहा है, इट इज 0 टू पाई बाई 2, 0 से 2 पाई, यहां पर बच गया क्या, साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर फाई को आप क्या लिख सकते हैं, कॉस 2 फाई क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर फाई माइनस 1, तो 1 प्लस कॉस 2 फाई बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर हम ऑलरेडी पहले से ही बाहर कलेक्ट कर चुके हैं, साइन स्क्वायर फाई मतलब 1 माइनस कॉस 2 फाई अपॉन 2 और माइनस का 2 cos स्क्वायर थीटा एंड आउट ऑफ में चल रहा है साइन थीटा डी थीटा एंड डी फाई। इट इज इक्वल्स टू a स्क्वायर 0 से पाई बाई 2, इट इज 0 से 2 पाई। यहां पर इन दोनों में अगर मैं 1/2 एलसीएम ले लूं तो अंदर क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, इसकी से इंटू करो, साइन स्क्वायर थीटा cos 2 फाई प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos 2 फाई। मैंने केवल 1/2 इन दोनों में लिया हुआ है, माइनस का 2 cos स्क्वायर थीटा, और एंटायरली आउट में चल रहा है
साइन थीटा डी थीटा एंड डी फाई। तो यहां पर एक चीज देखें, ये टर्म इस टर्म को डायरेक्टली कैंसिल आउट कर दे रहा है। इट विल बिकम ए स्क्वायर 0 से पाई बाई 2 0 टू 2 पाई साइन स्क्वायर थीटा 2 है अपॉन में 2 है, तो केवल मेरे पास बच गया साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1/2 की कैंसिल इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा एंड साइन थीटा डी थीटा एंड डी फाई। अब यहां पर देखो फाई का तो कोई फंक्शन ही नहीं बचा यार, अब केवल इसको ऊपर सॉल्व करना रेस्ट रह गया। एक बार इसको सॉल्व कर लेते हैं, देन आफ्टर हमारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। चलिए एक बार कॉपी कर लीजिए इसे। तो लास्ट हम इस पॉइंट पर पहुंचे थे, अब इसको केवल इंटीग्रल सॉल्व करना है, नथिंग इज लेफ्ट, केवल इंटीग्रल की वैल्यू बची हुई है, दैट कैन बी रिटन एज a स्क्वायर। अच्छा यहां पर देखो कोई भी फाई का फंक्शन है ही नहीं, तो सारा तो मेरा आउट चला गया। इसको आप क्या लिख सकते हैं, 0 से पाई बाई 2 साइन क्यूब थीटा माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा डी थीटा एंड 0 to 2 पाई एंड डी फाई। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 पाई इट इज ए स्क्वायर, और यहां पर आपके पास आ गई 0 से पाई बाई 2 साइन क्यूब थीटा माइनस 2 0 से पाई बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा एंड डी थीटा। अब चाहे तो क्योंकि आप बीएससी फर्स्ट ईयर में तो डेफिनेटली आपने बीटा गामा फंक्शन पढ़े हैं, अगर पढ़े तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े तो यार तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फिर भी आप इसे सॉल्व कर सकते हो। लेकिन वीडियो लंबी ज्यादा ना बने तो मैं बीटा गामा फंक्शन यूज कर ले रहा हूं। सिंस आपने क्या रीड करी है, आपने रीड किया था 0 से पाई बाई 2 साइन की पावर m थीटा कॉस की पावर n थीटा डी थीटा व्हेन m and n आर पॉजिटिव इंटीजर्स, देन इसकी वैल्यू होती है गामा m प्लस 1/2 गामा n प्लस 1/2 अपॉन 2 गामा m प्लस n प्लस 2n/2। तो ये वैल्यू क्या बनेगी आपके पास, इट इज 2 पाई a स्क्वायर। यहां पर अप्लाई करो तो साइन की पावर 3 है, तो 3 प्लस 1/2 मतलब गामा 4/2। कॉस की पावर कितनी है, कॉस की पावर यहां पर 0 कंसीडर कर सकते हो, तो 0 प्लस 1/2 इट इज ओनली 1/2 अपॉन 2 गामा m था 3 प्लस 0 प्लस 2 दैट इज 5/2 माइनस 2। यहां पर करिए गामा साइन की पावर 1, तो 1 प्लस 1/2 दैट इज 2/2 इट इज 1। कॉस की पावर 2 है तो n के स्थान पर 2 आ गया, दैट इज गामा 2 प्लस 1/2 दैट इज 3/2 अपॉन 2 गामा 2 प्लस 1 3 और प्लस 2 गामा 5/2 एंड इट इज 2 पाई a स्क्वायर गामा 4/2 गामा 2 की वैल्यू क्या होती है 1, गामा 1/2 की वैल्यू √ पाई इट इज 2। 5/2 को क्या लिखेंगे 3/2 1/2 गामा 1/2 दैट इज √ पाई माइनस इस 2 से ये 2 कैंसल आउट, गामा 3/2 आप चाहो इसे खोल लेते और ये वैल्यू है 3/2 गामा 3/2 कैंसल आउट। यहां पर कुछ कैंसल हो रहा है, इससे ये कैंसल आउट, इससे ये कैंसल आउट, इट इज 2 पाई a स्क्वायर 2/3 माइनस 2/3 एंड दिस इज इक्वल्स टू 0 एंड S2। और यही हमारा क्या था, साइड राइट हैंड साइड में हमारी यही थी। सो फ्रॉम S1 एंड S2 लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड एंड दोनों की वैल्यू क्या आ रही है 0 एंड हेंस द थ्योरम। तो आई होप सो आपको सेकंड तरीका भी जब हम स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज कर रहे हैं वो भी शायद आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और देयर आर नंबर ऑफ मेथड्स, मैं इससे पहले भी बोल चुका हूँ, कई सारे तरीके हैं हमारे पास उसको सॉल्व करने के, ठीक है ना। वो आपका मन करता है यार कि आप जैसे अब मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है पढ़ाते समय, ठीक है ना, तो मैं कोई भी मेथड यूज कर लेता हूँ, ठीक है। हाँ अगर आप मुझसे पूछेंगे कि सर मुझे पर्टिकुलर ये मेथड जानना है तो वो चीज़ अलग बात है, वो मुझे अच्छा भी लगा भी कि भाई आप लोग जब पढ़ रहे हैं तभी तो मुझसे पूछ भी रहे हैं, तो मुझे अच्छा लगता है कि हाँ भाई आप कोई चीज़ जानने की कोशिश कर रहे हैं। और पढ़ने का मज़ा उसी में है जब आप भी सीखें और मैं भी सीखूं, ठीक है ना, क्योंकि आई वॉन्ट टू बी अ लर्नर एंड आई विल ऑलवेज बी अ लर्नर, ठीक है ना। तो हमेशा सीखने की कोशिश करिए कि हाँ भाई यार मैं कितनी भी नए तरीकों से या नई चीज़ों को कैसे जान पाऊँ।
चलिए ठीक है, पढ़िए, मजे करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए भाई। और बहुत अच्छा लगा कि भाई आप लोगों ने मुझसे पूछा। और प्लस सेकंड वन थिंग मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि भाई पढ़ाई जम के करें भाई, करियर आपका है, यू विल हैव टू मेक योर फ्यूचर फर्स्ट। आपको अपना फ्यूचर बनाना है तो भाई जम के पढ़ाई करिए। और वीडियो समझ में आ रही है, बताया हुआ समझ में आ रहा है तो लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, कमेंट भी करें। ठीक है, टिल देन गुड बाय, बी हैप्पी एंड ऑलवेज बी हैप्पी भाई। ठीक है, ओके, गुड बाय।